हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो कक्षा 10 आपकी लोकतांत्रिक राजनीति के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज में आज हम अध्याय नंबर 2 संघवाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। हमने आपकी पॉलिटी के अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है। उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप अध्याय 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख सकते हैं। इस क्लास में हम अध्याय 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न है आपका, एकात्मक सरकार से क्या आशय है। पहला प्रश्न है, एकात्मक सरकार से क्या आशय है। तो इसका उत्तर होगा, जिस देश में एक ही स्तर की सरकार हो और समस्त शक्तियां केंद्रीय सरकार में ही निहित हो। एक ऐसा देश जहां पर केवल एक ही स्तर की सरकार हो और सारी की सारी शक्तियां उसी केंद्रीय सरकार में निहित हो, उस सरकार को कहते हैं एकात्मक सरकार। दूसरा प्रश्न है आपका, संघात्मक शासन से क्या आशय है। संघात्मक शासन से क्या मतलब है। तो जिस देश में दो या दो से अधिक स्तर यानी प्रकार की सरकारें हो उसे संघात्मक शासन कहते हैं। यानी ऐसा देश जहां पर शासन प्रणाली के तहत दो या दो से अधिक स्तर हो, ठीक है, या उन अलग अलग स्तरों पर सरकार मौजूद हो, तो ऐसे शासन को संघात्मक शासन कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किन देशों में एकात्मक सरकार है, कोई दो नाम लिखो। क्या बोल रहा है, किन देशों के अंदर एकात्मक सरकार है, कोई दो नाम लिखो। तो वो दो देश है इंग्लैंड और आपका जापान, जहां पर एकात्मक सरकार पाई जाती है। प्रश्न संख्या 4 दिया गया है, किन देशों में संघात्मक सरकार है, कोई दो नाम लिखो। किन देशों के अंदर संघात्मक सरकार है, कोई दो नाम लिखने हैं। तो वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका भारत। प्रश्न संख्या 5, संघीय व्यवस्था कितने तरीकों से गठित होती है। जो संघीय शासन की व्यवस्था है वो कितने तरीकों से गठित होती है वो बताना है। तो वो दो तरीकों से गठित होती है, एक साथ आकर संघ बनाना और दूसरा प्रादेशिक विभाजन के द्वारा। एक तो साथ आकर संघ बनाना जिसमें छोटे छोटे राज्य या जो खंड हैं वो आकर मिलकर एक संघ बनाते हैं बड़ा सा, और दूसरा है प्रादेशिक विभाजन जहां पर एक बड़े संघ का छोटे छोटे क्या खंडों या प्रदेशों के अंदर विभाजन किया जाता है। तो संघीय व्यवस्था दो तरीकों से गठित हो सकती है, या तो छोटे छोटे खंड आकर एक बड़ा संघ बनाए या फिर एक बड़े संघ का छोटे छोटे प्रदेशों के अंदर विभाजन किया जाए। प्रश्न संख्या 6, वर्तमान में बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है। तो बेल्जियम के अंदर अभी वर्तमान में संघात्मक शासन है। कौन सी सरकार है, संघात्मक शासन व्यवस्था की सरकार है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने स्तरीय शासन व्यवस्था थी। तो भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है, एक केंद्र स्तर की और एक राज्य स्तर की, ठीक है। तो भारतीय संविधान में दो स्तर की या द्विस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 8, आदर्श संघीय व्यवस्था के दो तत्वों को बताइए। आदर्श संघीय व्यवस्था के दो तत्व बताइए। पहला है आपसी समन्वय, आपस में क्या होता है, राज्य और केंद्र के बीच में आपसी समन्वय होता है। और दूसरा साथ रहने पर सहमति, ठीक है, राज्यों का उस संघ के अंदर या उस केंद्र के साथ रहने की सहमति होती है। तो ये आदर्श संघीय व्यवस्था के दो तत्व है, पहला केंद्र और राज्य के बीच में आपसी समन्वय और दूसरा आपस में साथ रहने पर सहमति। अगला है प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं को रखा गया है। कितनी भाषाओं को, 22 भाषाओं को। प्रश्न संख्या 10, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। भारत के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो इसका जवाब होगा 1 नवंबर 1956 को। कब, 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान में विषयों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है। तो भारतीय संविधान के अंदर अलग अलग जो विषय हैं उनका विभाजन 3 सूचियों में किया गया है, एक संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। संघ सूची में जो आपके जितने भी विषय हैं उन पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र सरकार को है, राज्य सूची में मौजूद विषयों पर अधिकार लेने का अधिकार राज्य सरकार को है, और समवर्ती सूची में जो विषय है उन पर निर्णय लेने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है, लेकिन प्राथमिकता केंद्र को दी जाएगी। प्रश्न संख्या 12, संघ, राज्य और समवर्ती सूची में कितने कितने विषयों को शामिल किया गया है। तो संघ सूची के अंदर 97 विषय है, राज्य सूची के अंदर 66 है और समवर्ती सूची के अंदर 47 विषय है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, संघ सूची के किन्हीं दो विषयों को लिखिए। तो संघ सूची के जो दो विषय हैं, एक है संचार
और दूसरा है बैंकिंग और आपका टेलीकम्युनिकेशन। प्रश्न संख्या 14, सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या मतलब है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या आशय है? तो जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों में किया जाता है या सत्ता की भागीदारी बढ़ाई जाती है तो उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। जब सत्ता का विभिन्न स्तरों पर बंटवारा कर दिया जाता है यानी सत्ता के अंदर भागीदारी को बढ़ाया जाता है तो उसे कहते हैं सत्ता का विकेंद्रीकरण। प्रश्न संख्या 15, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो भारत के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के जो 3 स्तर हैं वो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत समिति और तीसरा है जिला परिषद। प्रश्न संख्या 16 है, ग्राम पंचायत का मुखिया का पदनाम कौन सा है? तो ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता है उसे कहते हैं सरपंच। प्रश्न संख्या 17 है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? कौन सी सरकार? गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो जब एक से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार का गठन करते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि जब आपके चुनावों के अंदर किसी एक प्रत्यक्ष दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, यानी किसी एक पार्टी को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो एक से अधिक राजनीतिक पार्टियां मिलकर क्या करती है? सरकार बनाती है। तो ऐसी सरकार को कहते हैं गठबंधन सरकार। प्रश्न संख्या 18, भारत में गांवों के स्तर पर स्थानीय शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के अंदर गांवों के स्तर पर जो स्थानीय शासन व्यवस्था है उसे पंचायती राज व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संघ में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान भारत के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है वो आपको बताना है। तो यहां पर जो उत्तर लिखा गया है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये आपकी बुक के अनुसार लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आपका 20, वो दिया गया है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में पंचायती राज अधिनियम 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लागू किया गया था। और भारत में पंचायती राज की शुरुआत कहां से हुई थी? तो वो हुई थी आपके राजस्थान के नागौर जिले से। कहां से हुई थी? राजस्थान के नागौर जिले से। प्रश्न संख्या 21, 73वें संविधान संशोधन की 2 विशेषताएं। तो इस संविधान संशोधन के अंदर पहली बात थी नियमित चुनाव, यानी प्रत्येक 5 वर्ष के बाद क्या किए जाएंगे? चुनाव आयोजित किए जाएंगे। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान किए गए थे कुछ, और आरक्षण की व्यवस्था चुनावों के तहत की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 22, भारत में अपशिष्ट विषयों पर, अपशिष्ट विषय का मतलब है जो अलग विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो भारत के अंदर जो अपशिष्ट विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार को है। यानी जो केंद्र सूची, राज्य और समवर्ती सूची में नहीं रखे गए हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को, यानी कि संघ सरकार को है। आगे बढ़ते हैं। कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता 2 स्तर, एक केंद्रीय सरकार और दूसरा उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों की सरकार के बीच बटी होती है। यानी संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो सर्वोच्च सत्ता होती है, यानी जो शासन व्यवस्था है वो 2 स्तर पर बटी होती है, एक केंद्रीय सरकार, एक राज्य सरकार कह सकते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर क्या करती है? अपना काम करती है। और ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों के प्रति क्या होती है? जवाबदेह होती है। यानी दोनों सरकारों के काले अलग अलग होते हैं और दोनों ही सरकारें अपने स्तर पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और दोनों ही सरकारें अपने अपने लेवल पर लोगों के प्रति क्या होती है? जवाबदाही होती है। तो शासन की इस प्रकार की व्यवस्था को संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में भाषाई विविधता, भारत के अंदर भाषाई विविधता पर आपको संक्षेप में लिखना है। तो भारत में 2011 की जनगणना में 121 प्रमुख भाषाएं पाई गई है। इनमें से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, और इसी कारण इन्हें अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। और शेष भाषाएं, जो बाकी की भाषा है, उन्हें गैर अनुसूचित भाषाएं कहते हैं। भाषा की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे ज्यादा विविधता वाला क्या है? देश है, जहां पर सबसे अधिक अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषा बोली जाती है। प्रश्न संख्या 3 है, सरकार के तृतीय स्तर की किन्हीं 4 विशेषताओं को स्पष्ट करें। सरकार के अंदर तृतीय स्तर की, पहला स्तर केंद्र लेवल का है, दूसरा राज्य लेवल का और तीसरा आपका जो ग्रामीण लेवल का है उस स्तर का। तो सरकार के तृतीय स्तर को कहते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, सरकार के तृतीय स्तर से मतलब किससे है? स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं से है। ठीक है, और इनकी 4 विशेषता है। पहली, इन संस्था के सदस्यों और
पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां यानी एससी और एसटी की सीटें कैसे होती है, आरक्षित होती है। इनमें 1/3 सीटें यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है स्थानीय शासन व्यवस्था में। सभी स्थानीय सदस्यों के चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है, यानी स्थानीय संस्थाओं के जितने भी सदस्य हैं उनके चुनाव प्रत्येक 5 वर्ष में राज्य चुनाव आयोग के द्वारा क्या किए जाएंगे, संपादित किए जाएंगे। और राज्य सरकारें अपनी आय का एक भाग विकास कार्य के लिए इन संस्थाओं को देती है। तो ये होगी आपके स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की विशेषताएं। प्रश्न संख्या 4, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है। शक्तियों के विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना क्या है। तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण के पीछे मूल भावना यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। लोगों को अपने इलाके की समस्याओं की बेहतर क्या होती है, समझ होती है। लोगों की इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीजों को अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जाए। ये सारी जानकारी एक स्थानीय व्यक्ति को बाहरी व्यक्ति की तुलना में अधिक मालूम होती है। अतः सत्ता के विकेंद्रीकरण का मकसद यही है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सके, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले और वहां पर उनकी जो समस्या है उनका भी बेहतर ढंग से क्या हो, उचित समय पर निपटारा हो सके। तो इस प्रकार हमने आपके अध्याय 2 के परीक्षा उपयोगी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे उन सभी को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आपके अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे और आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर ठोक दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।